नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर का मेरा टॉपिक है समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। हालांकि इस नियम का प्रतिपादन सबसे पहले जर्मन अर्थशास्त्री एच गोसेन ने किया था, लेकिन इसे प्रसिद्धि मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण के बाद ही प्राप्त हुई है। हम जानते हैं किसी भी उपभोक्ता के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह अपनी सीमित आय को अपनी अनंत आवश्यकताओं पर किस प्रकार व्यय करे ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सके। इसी समस्या का समाधान मार्शल ने समसीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से देने का प्रयास किया था। मार्शल का यह कथन था कि यदि उपभोक्ता अपने सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार व्यय करे ताकि उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर हो जाए, तभी कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, तभी उसकी संतुष्टि अधिकतम होगी। यदि किसी एक वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता दूसरे वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता से अधिक है, तो उसके लिए लाभप्रद होगा कि वह दूसरे वस्तु के स्थान पर पहली वस्तु का प्रतिस्थापन तब तक करे जब तक कि दोनों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। मान लीजिए किसी समय उपभोक्ता एक्स, वाई और जेड इन तीन वस्तुओं पर अपनी आय को व्यय करता है, तो जब तीनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता यानी MUX बराबर MUY बराबर MUZ ये बराबर हो जाएं और यह बराबर हो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के, तभी उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। हम जानते हैं किसी एक वस्तु के संबंध में उपभोक्ता का संतुलन तब स्थापित होता है जब वस्तु की सीमांत उपयोगिता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर हो। यदि वस्तु की सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अधिक हो तो उपभोक्ता के लिए लाभप्रद होगा कि वह वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों को तब तक खरीदे जब तक कि उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। और एक से अधिक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता का साम या संतुलन मार्शल के अनुसार उस समय स्थापित होगा जब विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर हो। समसीमांत उपयोगिता नियम बहुत सारे मान्यताओं पर आधारित है। अधिकांशतः इसमें वही मान्यताएं हैं जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं हैं, जो हमने पिछले उदाहरण में विस्तार से पढ़ी है। ध्यान रहे, मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें मार्शल ने यह मान लिया कि उपयोगिता को संख्या के रूप में मापा जा सकता है। साथ ही समसीमांत उपयोगिता नियम में मार्शल ने यह भी माना कि मनुष्य का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है, अर्थात वह अपनी आय को विवेकपूर्ण ढंग से इस प्रकार व्यय करना चाहता है ताकि उसे अधिकतम उपयोगिता मिले, और इसीलिए वह अपनी आय या मुद्रा को थोड़ी थोड़ी मात्रा के रूप में व्यय करता है। इन मान्यताओं के आधार पर आइए एक काल्पनिक उदाहरण के द्वारा, एक संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस तालिका में एक काल्पनिक उदाहरण लिया गया है। चूँकि मार्शल ने यह मान लिया कि उपयोगिता को संख्या के रूप में मापा जा सकता है, इसलिए हमने भी यहाँ पर संख्या का प्रयोग किया है। एक्स वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता यहाँ पर प्रदर्शित है दूसरे कॉलम में, और वाई वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता तीसरे कॉलम में। पहले कॉलम में मुद्रा की इकाइयों को प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे एक्स वस्तु की उपभोग की मात्रा बढ़ती जा रही है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जा रही है, जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण है। माना कि उपभोक्ता के पास 10 रुपये हैं जिसे वह इन दोनों वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है। इन दोनों वस्तुओं की कीमत एक समान 1 रुपये प्रति इकाई के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में विवेकशील उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं पर अपनी 10 रुपये की आय या मुद्रा को इस प्रकार व्यय करे ताकि उसे अधिकतम उपयोगिता मिल सके। इसके लिए वह दोनों वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिताओं की तुलना करेगा और अपनी मुद्रा को थोड़ा थोड़ा इन वस्तुओं की एक एक इकाई पर इस प्रकार व्यय करेगा ताकि जिस वस्तु से
ज़्यादा उपयोगिता मिल रही हो उस पर वह पहले व्यय करे। इस आधार पर वह अपने पहले रुपए को एक्स वस्तु की पहली इकाई पर, जिसमें सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है, दूसरे रुपए को एक्स वस्तु की दूसरी इकाई पर, तीसरे रुपए को भी एक्स वस्तु की तीसरी इकाई पर, चौथे रुपए को वाई वस्तु की पहली इकाई पर, पाँचवें रुपए को एक्स वस्तु की चौथी इकाई पर, छठवें रुपए को वाई वस्तु की दूसरी इकाई पर, सातवें रुपए को वाई वस्तु की तीसरी इकाई पर, आठवें रुपए को एक्स वस्तु की पाँचवीं इकाई पर और 90वें रुपए को वाई वस्तु की चौथी इकाई और 10वें रुपए को एक्स वस्तु की छठवीं इकाई पर व्यय करेगा। जब वह एक्स पर 6 रुपये या एक्स की 6 इकाई और वाई की 4 इकाइयों का उपभोग करता है, तब दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर हो जाती है। जैसा उदाहरण में दिख रहा है, दोनों की सीमांत उपयोगिता 18-18 यानी एक दूसरे के बराबर हो गई। मार्शल के अनुसार यही एकमात्र तरीका है जिसके अनुसार यदि उपभोक्ता व्यय करे तो उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। यदि इसके अलावा वह किसी अन्य तरीके से व्यय करे तो उसकी कुल उपयोगिता कम हो जाएगी। आइए इसी उदाहरण में देखते हैं। जब उपभोक्ता एक्स वस्तु की 6 और वाई वस्तु की 4 इकाई पर अपनी आय को व्यय करता है तो एक्स की 6 इकाइयों से कुल 204 तथा वाई की 4 इकाइयों से कुल 101 और इस प्रकार दोनों वस्तुओं को मिलाकर उसे कुल 305 इकाई के बराबर उपयोगिता मिलेगी। यदि उपभोक्ता इसके अलावा किसी अन्य तरीके से व्यय करे तो उसकी उपयोगिता कम होनी चाहिए मार्शल के सिद्धांत के अनुसार। तो आइए ऐसा करके देखते हैं। मान लीजिए वह एक्स पर किए जाने वाले व्यय को 6 से घटाकर 5 कर दे और वाई पर व्यय को 4 से बढ़ाकर 5 कर दे, तब उसकी कुल उपयोगिता में क्या परिवर्तन होता है। यदि एक्स पर 5 और वाई पर 5 रुपये खर्च करे तो एक्स की 5 इकाइयों से 186 इकाई और वाई की 5 इकाइयों से 116, इस प्रकार कुल मिलाकर 302 इकाई के बराबर उसे कुल उपयोगिता प्राप्त होगी, जबकि पहले कुल उपयोगिता 305 इकाई थी। स्पष्ट है कि यदि मार्शल के बताए रीति के अलावा यदि वह किसी अन्य तरीके से व्यय करे तो उसकी कुल उपयोगिता पहले से कम हो जाएगी। अर्थात मार्शल का तरीका ही वह एकमात्र तरीका है जिसके अनुसार यदि उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर व्यय करे जिनसे उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर हो जाए, तभी उसकी कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। मार्शल के समसीमांत उपयोगिता नियम को हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। MUX एक्स वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को और MUY वाई वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित कर रहा है। जब उपभोक्ता एक्स वस्तु पर OQ मुद्रा और वाई वस्तु पर O' मुद्रा व्यय करता है, तब दोनों वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर हो जाती है। चित्र में एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता PQ और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता ML दोनों एक दूसरे के बराबर है, जिसे यहाँ पर क्षैतिजीय आड़ी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यदि इसके अलावा वह किसी अन्य तरीके से व्यय करे तो मार्शल के अनुसार उसकी कुल उपयोगिता कम हो जाएगी। आइए इसकी जांच करें। मान लीजिए उपभोक्ता एक्स पर व्यय को OQ से बढ़ाकर OR कर दे तो कुल उपयोगिता में वृद्धि PQRS के बराबर होगी। जब वह एक्स वस्तु पर व्यय बढ़ाएगा तो वाई पर व्यय कम करना पड़ेगा। यदि वह वाई पर व्यय O' से घटाकर O' कर दे तो कुल उपयोगिता में JKLM के बराबर कमी होगी। चित्र से स्पष्ट है कि कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि PQRS की तुलना में कुल उपयोगिता में होने वाली कमी JKLM अधिक है। अतः यदि उपभोक्ता इस तरीके से व्यय में परिवर्तन करे तो उसकी कुल उपयोगिता पहले से कम हो जाएगी। स्पष्ट है कि जब दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर होती है, तभी उपभोक्ता की कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। आइए एक और चित्र के द्वारा इसे स्पष्ट करते हैं। चित्र में MUX रेखा एक्स वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित करती है और MUY रेखा वाई वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित करती है।
यह दो चित्रों को मिलाकर बनाई गई रेखा चित्र है। इस प्रकार मिलाया गया है ताकि किसी बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट ले, जो चित्र में ई बिंदु है। उपभोक्ता के पास ओ डैश के बराबर मुद्रा है। ई बिंदु पर जहां ये दोनों सीमांत उपयोगिताएं की रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इस ई बिंदु पर उपभोक्ता एक्स वस्तु पर ओ एम मुद्रा व्यय करके कुल ए ओ एम ई के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त करता है और y पर ओ डैश एम के बराबर खर्च करके कुल ओ डैश सी ई एम के बराबर उपयोगिता प्राप्त करता है। इस प्रकार दोनों वस्तुओं को यदि मिलाकर देखें तो उसे कुल ओ डैश सी ई के बराबर कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। फिर से देखते हैं, ओ डैश सी ई ए के बराबर उसे कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं ई बिंदु पर दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर है, जो चित्र में ई एम से स्पष्ट है। मार्शल के अनुसार यही सर्वोत्तम तरीका है। यदि इसके अलावा किसी अन्य तरीके से व्यय करें तो कुल उपयोगिता कम हो जाएगी। आइए देखते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता एक्स पर व्यय को ओ एम से बढ़ाकर ओ एन कर दे, तो y पर व्यय ओ डैश एम से घटकर ओ डैश एन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कुल उपयोगिता होगी, एक्स वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता होगी ए ओ एन जी ई के बराबर, ए ओ एन जी ई के बराबर, जबकि y वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता होगी सी एफ जी एन ओ डैश के बराबर, सी एफ जी एन ओ डैश के बराबर। यदि दोनों को मिलाकर देखें तो कुल उपयोगिता होगी ओ डैश सी एफ जी ई ए के बराबर। फिर से देखें, ओ डैश सी एफ जी ई ए के बराबर। स्पष्ट है कि पहले कुल उपयोगिता थी ए ओ डैश सी ई के बराबर, जबकि अब कुल उपयोगिता हो गई ए ओ डैश सी एफ जी ई के बराबर। यानी पहले की तुलना में कुल उपयोगिता में ई एफ जी के बराबर कमी हो गई, जो चित्र में गहरे रंग वाले भाग, त्रिभुजाकार भाग ई एफ जी से स्पष्ट है। स्पष्ट है कि सिर्फ मार्शल के नियम के अनुसार ही यदि उपभोक्ता अपनी आय को व्यय करता है, यानी वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर हो, तभी कुल उपयोगिता मैक्सिमम होगी। मार्शल के बाद बोल्डिंग ने सम सीमांत उपयोगिता नियम में संशोधन किया, क्योंकि ये माना जाता है कि सभी वस्तुओं की कीमत एक समान नहीं होती, वस्तुओं की कीमतों में अंतर होता है, और इसीलिए उन्होंने वस्तुओं की कीमत को भी इसमें शामिल किया और इस प्रकार आनुपातिकता का नियम बताया। इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि के स्तर पर तब होता है जब विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों का अनुपात एक दूसरे के बराबर हो, अर्थात MU x बटे पी एक्स, MU y बटे पी वाई और MU z बटे पी जेड, जब ये एक दूसरे के बराबर हों और ये बराबर हो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के, तभी बोल्डिंग के आनुपातिकता नियम के अनुसार कुल उपयोगिता अधिकतम होगी, उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी। इसी को एक संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा इस तालिका में प्रस्तुत किया गया है। पहले कॉलम में इकाइयों को प्रदर्शित किया गया है, दूसरे कॉलम में एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात को, तीसरे कॉलम में y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात को, और चौथे कॉलम में z वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर x वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई, y वस्तु की कीमत 3 रुपये प्रति इकाई तथा z वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई है, यानी अलग अलग वस्तुओं की कीमत अलग अलग है। इस तालिका से स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता x वस्तु की 5 इकाइयों का उपभोग करता है और y वस्तु की 3 इकाइयों का तथा z वस्तु की 1 इकाई का उपभोग करता है, तब तीनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमत का अनुपात एक दूसरे के बराबर हो जाता है। यहाँ पर स्पष्ट है कि जब वह x की
5 इकाई का उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात 3। जब y की 3 इकाई का उपभोग करता है तो y की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात 3। और जब z की 1 इकाई का उपभोग करता है तो z की सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात 3। ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जहाँ पर इन तीनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमत का अनुपात एक दूसरे के बराबर होगा, वहीं पर बोल्डिंग के आनुपातिकता के नियम के अनुसार उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी। आशा है आज के वीडियो से आप लाभान्वित हुए होंगे।